जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ठीक है, बात करें आज की इस क्लास की, तो इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। यानी इस क्लास में जिन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी साथी विज्ञान वर्ग के हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी क्लास की आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं चैनल के प्रति या किसी क्लास के प्रति, तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सामान्य हिंदी की क्लास देखनी है या मैथ की क्लास देखनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 100 वाट का और 220 वोल्ट का बल्ब है। एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है, यानी उसकी शक्ति जो है वो 100 वाट का है, और इसका जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट का है। इस बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई वाले सप्लाई से जोड़ा गया है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी है ये आपको बताना है। मतलब ये कि एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब है जिसे 110 वाट की सप्लाई से जोड़ा गया है। आपको ये बताना है कि इस बल्ब में व्यय यानी खर्च होने वाली शक्ति की मात्रा कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 100 वाट, ऑप्शन बी है 50 वाट, ऑप्शन सी है 25 वाट, ऑप्शन डी है 2 वाट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वाट। ठीक है, अब ये 25 वाट कैसे आया इसे आइए देखते हैं। ठीक है, 25 वाट कैसे आया आइए इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो साथियों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल आपको करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक फिजिक्स में रिलेशन पढ़ा है प्रतिरोध, विभवांतर और पावर के बीच में, यानी शक्ति के बीच में, है ना। हमने रिलेशन पढ़ा है और रिलेशन कहता है कि R इक्वल टू होता है V² अपॉन P। ये रिलेशन होता है प्रतिरोध, विभवांतर और पावर के बीच में। ठीक है, ये रिलेशन होता है और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इस सवाल को करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया, थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो रिलेशन क्या होता है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए रिलेशन होता है R बराबर V² अपॉन P, ये रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू है 100 वाट और V की वैल्यू है 220 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में जो सप्लाई है उसकी भी वोल्ट जो है यानी V का मान जो है वो 110 वोल्ट है। अब इस रिलेशन से हमको निकालना क्या, सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे। किसका प्रतिरोध? बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे V की वैल्यू है 220, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 220 और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसमें आप 100 का
भाग दे दीजिए, और जब आप इसमें 100 का भाग देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 484 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको 484 ओम। ठीक है, यानी यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कह रहा है कि खर्च होने वाली शक्ति का मान कितना है, यानी हमको P की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन को आप उल्टा कर दीजिए, यानी R की जगह आप P लिख दीजिए। तो P बराबर हो जाएगा V² अपॉन R। क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V² अपॉन R। और ध्यान दीजिए इस बार V का मान आपको ये लिखना है 110। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110 का स्क्वायर बटे में R की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना आया है 484, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 वाट, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जब एक वणी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब एक वणी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण जो है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि तीव्रता, ऑप्शन बी कहता है चाल, ऑप्शन सी कहता है आवर्ती, ऑप्शन डी कहता है तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आवर्ती। जब एक वणी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवर्ती जो है वो कभी भी नहीं बदलती, वो अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती उसकी कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, चाल के साथ साथ इसकी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, इसकी तीव्रता भी परिवर्तित होती है, परंतु प्रकाश की आवर्ती जो है वो अपरिवर्तित रहती है। आ गया समझ में। चलिए प्रश्न नंबर 3 है ना, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि लंबे पाइप अर्थात खोखला तांबे के बेलनाकार चालक में दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये आपको बताना है। एक लंबा पाइप है जो कोई खोखला है, खोखले बेलनाकार है, उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित किया गया है। आपको ये बताना है कि इस पाइप में, इस बेलनाकार चालक में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए कहता है कि केवल पाइप के अंदर होगा, ऑप्शन बी है कि केवल पाइप के बाहर होगा, ऑप्शन सी कहता है कि ना पाइप के अंदर होगा और ना पाइप के बाहर होगा, ऑप्शन डी कहता है पाइप के अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब केवल पाइप के बाहर होगा। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखला तांबे के बेलनाकार चालक में दिष्ट धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चालक में, इस बेलनाकार पाइप में चुंबकीय क्षेत्र केवल पाइप के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पाइप जो है ये खोखला यानी तांबे के बेलनाकार के रूप में है। इसके पाइप के अंदर जो है जब दिष्ट धारा प्रवाहित होगा तो इसके अंदर आयु का जो मान होगा, जब पाइप के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर आई यानी धारा का जो मान होगा वो 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि ये खोखला है। ठीक है, और जब इसमें धारा का मान 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर जो होता है वो होता है μ0 × I अपॉन 2 पाइप। ये इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। और जब इसमें I की वैल्यू 0 होगी तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, और जब पूरा वैल्यू 0 हो गया तो पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है सबको। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की।
प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक जो होता है ये संलयित होकर यानी जुड़कर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और जब हीलियम नाभिक का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। इस कारण जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी काफ़ी कम लोग हैं तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में बुलाइए तभी मज़ा आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रिज्म से पीला प्रकाश जो है वो न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है कि आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा छोटा होता है। ऑप्शन बी कहता है कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। और ऑप्शन डी है आपतन कोण तथा निर्गत कोणों का योग 60 डिग्री होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब किसी प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण से आपतित होगा तब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जब किसी प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा साथियों कि वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी उत्तल व समतल दर्पण द्वारा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। आ गया समझ में? किसी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। साथियों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध ऑप्शन ए 0 हो, ऑप्शन बी शून्योत्तर परंतु लोड के प्रतिरोध से कम हो, ऑप्शन सी लोड के प्रतिरोध के बराबर हो, ऑप्शन डी लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो कोई ऊर्जा स्रोत जो लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होगा, क्या होगा? बहुत अधिक होगा, तभी वह धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा जब उसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा, तब वो ऐसा करेगा। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 8, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी होगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप माइनस लिख लीजिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो
अनंत होती है और इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ऑप्शन ए काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी ताप पर, ऑप्शन सी लंबाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल काट के क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता है, ना ही ताप पर निर्भर करता है और ना ही लंबाई पर निर्भर करता है, केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे दुर्लभ अम्ल है? इनमें से कौन सा अम्ल सबसे दुर्लभ है? ऑप्शन ए है HF, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए HF। HF जो है ये सबसे दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि HF में जो फ्लोरीन है, HF में फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कौन सा तत्व है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, और ये क्या करता है कि सीधा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो HF में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है जो सीधा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। HF में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण H+ आयन, HF में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण H+ आयन मुक्त नहीं करता है। इस वजह से यह दुर्लभ अम्ल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, ये अम्ल तो है लेकिन ये दुर्लभ है क्योंकि ये H+ आयन जो है वो नहीं मुक्त करता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है HCl, ऑप्शन बी है NH4Cl, ऑप्शन सी है BCl3 और ऑप्शन डी है AlCl3, मतलब निर्जलीकरण AlCl3। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी NH4Cl। NH4Cl जो है ये विद्युत संयोजक यौगिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो जिन यौगिकों में विद्युत संयोजन आबंध उपस्थित होते हैं उन्हें विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में विद्युत संयोजन आबंध उपस्थित होते हैं उन्हें विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे NH4Cl ये एक विद्युत संयोजी क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसमें NH4+ और Cl- विद्युत संयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। NH4+ और Cl- विद्युत संयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इस वजह से ये एक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। साथियों, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए कहता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन बी कहता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन सी कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी कहता है बेरियम नाइट्रेट। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अष्टक नियम क्या होता है। तो अष्टक नियम का मतलब होता है कि वे यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वो ही अष्टक नियम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 जो है इसके बाह्यतम कोश में केवल 5 और 5 यानी इसके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अष्टक नियम का पालन केवल वही यौगिक करते हैं जिनके बाह्यतम कोश में
केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। चलिए, समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ताप परिवर्तन में कौन सा सांद्रण मापदंड प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी है नॉर्मलता, ऑप्शन सी है मोलरता, ऑप्शन डी है मोललता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोललता। ताप परिवर्तन में सांद्रण मापदंड में मोललता जो है ये प्रभावित नहीं होता है। मोललता क्या होता है इसके बारे में बात करें तो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में मिलाए गए विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाता है। मोललता जो होता है ये 1 किलोग्राम विलायक में मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को दर्शाता है, क्योंकि मोललता में विलायक की मात्रा जो होती है वो आयतन का उपयोग नहीं होता है, विलायक की मात्रा का उपयोग नहीं होता है। मोललता में विलायक की मात्रा का उपयोग नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मोललता जो है ये विलायक के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। मोललता क्या होती है, विलायक के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। मोललता की बात करें तो साथियों, मोललता की बात करें तो मोललता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। मोललता बराबर क्या होता है, पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि पीवीसी प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल कार्बिनोल, या ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोरल, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोरोफॉर्म। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड में प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपका विनाइल क्लोराइड है। इसका जब बहुलीकरण किया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है तब आपको प्राप्त होगा CH2CHCl, और इसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो पीवीसी जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयुक्त होता है और इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। इनमें से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन ए कहता है मैनोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी है सेलुलोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। मैनोज, स्टार्च और सेलुलोस ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं, जबकि ग्लिसरॉल एक साधारण पॉलीओल यौगिक है। ग्लिसरॉल एक साधारण पॉलीओल यौगिक है, और यह रंगहीन होता है। ये आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, मतलब गंध रहित रहता है, इसमें गंध नहीं होती है। दूसरी बात, ये चिपचिपा तरल पदार्थ है और ये तेल और वसा में पाया जाता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए कहता है क्रोमियम,
ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है कॉपर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। इस प्रक्रम को है और इसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 1 से 18% होती है। तो स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है और इस विधि को क्रोमियम लेपन भी कहते हैं। इसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 1 से 18% तक होती है। ठीक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है ये स्टील को कठोरता प्रदान करता है और स्टील में कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं मिलाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ऑप्शन ए कहता है एथिलीन, ऑप्शन बी कहता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन और ऑप्शन डी है ABA। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन जो है ये उत्तरदायी है। यह एक गैसीय हार्मोन है जो पके हुए फलों में से निकलता है और यह व्यावसायिक स्तर पे कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी होता है और ये एक गैसीय हार्मोन है। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा सबको। चलिए क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है, इनमें से कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है। ऑप्शन ए कहता है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये सबसे प्रिमिटिव है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का अर्थ होता है नीला हरित शैवाल। नीला हरित शैवाल जो है ये सब जीवों में सबसे आद्य का मतलब प्रिमिटिव है और इनको आर्किक बैक्टीरिया समूह में रखा जाता है। इनको किस समूह में रखा जाता है? इनको आर्किक बैक्टीरिया समूह में रखा जाता है। इनमें केंद्रक एवं विकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो होता है ये अनुपस्थित होता है। साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक और विकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है ये अनुपस्थित रहता है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका शामिल है एनाबीना और इसी के साथ में आप याद रखेंगे नॉन स्टॉक। ये दोनों आपके साइनोबैक्टीरिया है और इनमें केंद्रक विकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं रहता है और इनको आर्की बैक्टीरिया समूह में रखा जाता है। ठीक है, और ये सबसे प्रिमिटिव होते हैं। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि जल संवहन तंत्र में निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए कहता है पोरीफेरा, ऑप्शन बी है टीनोफोरा, ऑप्शन सी है इकाइनोड मेल्टो, ऑप्शन डी है कॉर्डेटा, है ना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इकाइनोड मार्टेव, है ना, इकाइनोड मेल्टो। जल संवहन तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोड मेल्टो संघ की एक विशेषता है। इसके द्वारा समुद्री जल शरीर में प्रवेश करता है और यह श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और नालपाद द्वारा गमन में सहायक होता है। तो जल संवहन तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है ये इकाइनोड मेल्टो संघ की एक विशेषता होती है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यूरोकॉर्डेटा में ऑप्शन ए नोटोकार्ड उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन बी नोटोकार्ड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, ऑप्शन सी नोटोकार्ड केवल डिंबक के पूंछ में उपस्थित होता है, ऑप्शन डी नोटोकार्ड के स्थान पे कशेरुकी कॉलम बन जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नोटोकार्ड केवल डिंबक के पूंछ में उपस्थित होता है, यानी पुच्छ में उपस्थित होता है। ठीक है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड कहाँ पे उपस्थित होता है? केवल डिंबक या
लार्वा के पूंछ में उपस्थित रहता है। और इस समूह के जो जीव होते हैं वो पूर्णतः यानी पूरी तरह से समुद्री होते हैं। इनमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। उदाहरण के रूप में बात करें तो एसिडिया और सल्फा ये दोनों आपके क्या हैं, यूरोकॉर्डेटा हैं। इसमें एक और आपका आता है डोलिओलम। ये तीनों ही आपके क्या हैं, यूरोकॉर्डेटा हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए कहता है कि सैटेलाइट गुणसूत्र, ऑप्शन बी कहता है एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी कहता है टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र, ऑप्शन डी कहता है लैंप ब्रूस गुणसूत्र। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लैंप ब्रूस गुणसूत्र। ठीक है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है और यह मछलियों, उभयचरों जैसे कशेरुक जीवों के प्रति या कशेरु जीवों के पीतयुक्त, कशेरु जो जीव होते हैं उनके पीतयुक्त अंडाणु के केंद्रक में पाया जाता है। इसे नग्न यानी आंखों से देखा जा सकता है और ये अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में पतले झालरदार परतों के या छल्लों के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो लैंप ब्रूस जो है ये सबसे बड़ा गुणसूत्र है और ये मछलियों, उभयचरों जैसे कशेरुक जीवों के पीतयुक्त अंडाणु में पाया जाता है, अंडाणु के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसे आंखों से देखा जा सकता है और ये अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में पतले झालरदार व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली बनती है। फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली बनती है। ऑप्शन ए कहता है कि इसके उभयचरी प्रकृति के कारण, ऑप्शन बी है इसके शीर्ष में असंतृप्त वसीय एसिड की उपस्थिति के कारण, वहीं ऑप्शन सी कहता है कि इसके पूंछ में संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी कहता है कि फास्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण द्विपरत झिल्ली बनती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली इसकी उभयचरी प्रकृति के कारण बनती है। फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली जो है ये फास्फोलिपिड की परत की उभयचरी प्रकृति के कारण निर्मित होती है। और फास्फोलिपिड के दो भाग होते हैं, एक भाग को जल अनुरागी शीर्ष कहा जाता है और दूसरे भाग को जल विरागी पूंछ कहा जाता है। ठीक है, जल रागी जो शीर्ष होता है ये प्रोटीन की ओर होता है और जल विरागी पूंछ जो होता है ये एक दूसरे की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार फास्फोलिपिड की दो स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, जल अनुरागी और जल विरागी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि एक NDH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है। ऑप्शन ए कोई ATP नहीं, ऑप्शन बी एक ATP, ऑप्शन सी 3 ATP, ऑप्शन डी 4 ATP। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 ATP। एक NDH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ETS के द्वारा ऑक्सीकृत होने से 3 ATP के अणु बनते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। ये ATP संश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। आ गई बात समझ में आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 कहता है साथियों कि बच्चों के पाचक रस में मौजूदा रेनिन पचाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन बी प्रोटीनस को, ऑप्शन सी वसा को, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड को। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पाचक रस में मौजूदा रेनिन जो है ये प्रोटीनस को पचाता है। बच्चों के आमाशय के पाचक में रस में उपस्थित रेनिन एंजाइम
दुग्ध प्रोटीन यानी केसीन के पाचन में सहायक होता है। इस एंजाइम का जब हम लोग पृथक्करण करते हैं तो इसका जो पृथक्करण किया गया था वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले गाय के बछड़े के आमाशय से किया गया था। प्राचीन काल में यह एंजाइम जो है वो दूध से दही बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, प्राचीन काल से ही। तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये प्रोटीनस को पचाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि AB जो है ये रुधिर वर्ग दाता है, उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता जिसका रुधिर वर्ग O हो, क्योंकि मतलब ये कोई AB पॉजिटिव यानी AB पॉजिटिव नहीं, AB ग्रुप का कोई व्यक्ति है, AB ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, वो अपना रक्त O पॉजिटिव यानी O पॉजिटिव नहीं है ना, O वर्ग का आप समझिए, कोई AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, वो O ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्त नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? ऑप्शन ए कहता है कि दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, और ऑप्शन बी कहता है कि दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि दाता में प्रतिजन और प्रतिरोधक दोनों होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं। मतलब समझिए इसका, देखिए AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है ये O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो दाता के रुधिर मतलब उस ग्रुप वाले व्यक्ति के कणिकाओं में दोनों प्रकार के प्रतिजन यानी A और B दोनों उपस्थित रहते हैं। इस वजह से जो ग्राही वाला व्यक्ति है, जो O ग्रुप का व्यक्ति है, उसके रुधिर में भी दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, A और B। इसमें 2 प्रतिजन होते हैं और उसमें 2 प्रतिरक्षी होते हैं। इस वजह से रक्त में A और B प्रतिजन और A और B प्रतिरक्षी उपस्थित होने पर इनके परस्पर स्कंदन से रुधिर का प्रवाह रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब इसको ध्यान से समझिए आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न की बात करें तो जैसे एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति O ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसके रक्त में प्रतिजन होंगे। कौन से प्रतिजन होंगे? इसके ब्लड में प्रतिजन होंगे। जो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है इसके ब्लड में प्रतिजन होगा, A प्रतिजन और B प्रतिजन। ठीक है, और जो OB ग्रुप का व्यक्ति है, जो O ग्रुप का व्यक्ति है, इसके रक्त में, इसके ब्लड में प्रतिरक्षी होता है, 2 प्रतिरक्षी होता है। इसके ब्लड में 2 प्रतिरक्षी होता है, एक A प्रतिरक्षी और एक B प्रतिरक्षी। तो जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब दोनों एक ही ब्लड में हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं, रक्त का प्रवाह रोक देते हैं, और जब रक्त का प्रवाह ही रुक जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से कभी भी AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति O ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और साथ ही उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखा जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्लास लेकर आएंगे। बस आपको करना इतना है कि आपको डेली क्लास में आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग आएंगे उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।